हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री। अभी मैं हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली के अंदर और यहाँ पर आज मैं आपको टूर देने वाला हूँ PW ओनली IAS का। PW ओनली IAS के ऑफलाइन सेंटर पे अभी मैं जाऊँगा और सारा कुछ आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से PW ओनली IAS का ऑफलाइन सेंटर रन होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाती है, वहाँ टीचर्स होंगे, मेंटर्स होंगे, उन सबसे भी बात करूँगा, उनके लाइब्रेरी में जाऊँगा। ये सारा कुछ आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम PW के सेंटर पर पहुँच चुके हैं, जो ऑफलाइन सेंटर है इनका। आप देखोगे तो इस साइड ये रोड है, मेन रोड है, बहुत ज़्यादा शोर आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। और आप देखोगे सामने ही करोल बाग स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन। अगर आप आओगे तो ये मेट्रो से उतरना है और जस्ट उतर के कुछ थोड़ी दूर चलना है और PW के ऑफिस आप आ जाओगे। तो अभी हम अंदर चलते हैं, अभी शोर कम हो जाएगा जैसे ही अंदर जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा गाड़ी यहाँ पर आ रही है, अंदर हम चलते हैं, अंदर चल के देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं इस सेंटर के अंदर। बहुत जो मेंटर्स हैं उनसे भी बात करेंगे और इनका पूरा टूर भी करवाएंगे, देखेंगे कैसे क्या सारी चीज़ें। चलिए आप लोग हमारे साथ अंदर चलते हैं। तो अभी हम अंदर आ गए हैं PW के सेंटर पर। आप देख सकते हो किताबों की सबसे पहले बात होती है। अगर UPSC की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी बुकलेट्स लगा के रखे हुए हैं। आप इस पर एक बार जूम कर दो तो देख पाएंगे कि कौन सी किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं। जैसा कि आप पढ़ सकते हो, कैंत्री बजट, ए बजट की है 23-24, हिंदी इंग्लिश सारी बुकलेट्स यहाँ पर लगा रखी हैं। अब इधर अगर आप देखेंगे तो रिसेप्शन है और रिसेप्शन से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो बाकी सारी चीज़ें जो अंदर है वो हम दिखाएंगे। यहाँ टॉपर्स के जो फ़ोटोज़ हैं वो लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। विकास चौधरी, उत्कर्ष द्विवेदी, ये ऑलिडर रैंक 10, 6, 5, इस सब के फ़ोटोज़ यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे ही आप अंदर आओगे तो बाकी आप अंदर का सारा कुछ देख सकते हो। यहाँ पर इनके मेंटरशिप की जो टीम बैठती है, जो बच्चों को गाइड करती है, चाहे आप इनरोल करे हुए या नहीं करे, जो फ्रेशर आते हैं उन सबको समझाते हैं, मेंटोर करते हैं। पर देखिए एक स्लाइड लगी हुई है, ये इनके माइलस्टोन यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं। 10,000 प्लस फ्री वीडियोस, 1.3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर बेस है, 25K प्लस इनरोल्ड स्टूडेंट्स इनके पास अभी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, 1.5K UPSC CSE सिलेक्शन, 7 मिलियन प्लस डाउट्स, ये सब इनका माइलस्टोन वगैरह यहाँ पे लगा के रखा है। बाकी यहाँ पर ये डाउट क्लास जो बच्चों को मेंटरशिप करते हैं वो सब समझाते हैं, वो सब चल रहा है। चलिए मैं भी एक सर से बात करता हूँ, देखता हूँ कैसे क्या चलता है। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पार्थ सारथी है। ओके सर, मैं यूट्यूब से आया हूँ, मेरा चैनल का नाम मोटिवेशन फैक्ट्री है। एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था यहाँ पे किस तरीके से आप बच्चों को गाइड करते हो। जैसे फ्रेशर कोई बच्चा आ रहा है तो या फिर उसको पहले अपना क्लास में वो करना, फीस जमा करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ आते हैं कि फ्रेशर किसी को भी आप समझाते हो सारी चीज़ें? नहीं, हमारा यहाँ पे जो मेंटरशिप रहता है वो ओपन टू ऑल रहता है। ओके, एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए? नहीं, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप जैसे आते हो। सो एक्चुअली UPSC की जो जर्नी है, ये हम जानते हैं कि UPSC की जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। ओके। आप कभी हाइज में जाते हो, कभी लोज में जाते हो। एंड लोगों को ये लगता है दैट UPSC की जर्नी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए है। इट्स नॉट अबाउट दैट ऑल्सो। UPSC की जर्नी एक पॉइंट पे पढ़ाई लिखाई तक सीमित रहती है, बट उसके बाद क्या, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट एक ही तरह की चीज़ों को पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद की चीज़ होती है कि आपका साइक कितना इम्पोर्टेंट है। साइक का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप लो फेज में रहते हो तो आपका साइकोलॉजी ही ऐसा है जो आपको हाई फेज में ले जाता है, वापस पुश करता है। तो जब आप लो फेज में हो तो तब आपको पुश कौन देगा? तो एक मेंटोर देगा। तो उसी के लिए स्टूडेंट्स आ सकते हैं यहाँ पे। ये सब जो प्रोसेस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर इसके लिए कुछ चार्ज है, फिर कुछ इनरोल वगैरह करना पड़ता है? मेंटरिंग के लिए मेंटरिंग आप यहाँ पे कोई भी आ सकता है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट? मेंटरिंग में कोई भी आ सकता है। जनरली बच्चों के क्या ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं? जैसे आपने काफ़ी सारे बच्चों को मेंटोर किया होगा, तो जनरली क्या सवाल रहते हैं? सवाल ये रहता है कि UPSC के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वास्ट सिलेबस है, सिलेबस को लेकर के सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। बट यहाँ पर मेरा एक एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि एक बार ही आप इस फेज़ में आते हो तो नो डाउट आपका एक सिलेबस एक रहता है, सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा वास्ट है, आई नो। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाने के बाद कहीं पर आपका लो पॉइंट जब आता है तो आपका साइकोलॉजी ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है।
जब आप पढ़ाई करते हो तो आप टेस्ट देते हो, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। आप एक पढ़ाई करते हो, उसके बाद आप टेस्ट देते हो, टेस्ट का रिव्यू होता है जो कि मेंटर करेगा। मेंटरशिप के बाद आप जो चेंजेस सर ने बताए हैं, जो भी मैम से या सर ने बताए हैं, वो आप इम्प्लीमेंट करते हो, फिर आप टेस्ट देते हो, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलते हैं। जब चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करते चले जाते हो तब आप ओवरऑल एक डिस्टेंस आप तय करते हो। फिर जब आप मुड़कर देखोगे कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी, तब आपको पता चलता है कि मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल को लेकर कंफ्यूजन रहते हैं क्या करना है, तो उसमें भी आप हेल्प करते हो उनको ऑप्शनल डिसाइड करवाने में? यस, एग्जैक्टली। जब भी स्टूडेंट कोई मेरे पास आते हैं कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी और प्लस ऑप्शनल से रिलेटेड, तो मैं सबसे पहले उसको तो ऑप्शनल का ही बताता हूँ, क्योंकि ऑप्शनल एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन या रिजेक्शन या इवन सर्विस एलोकेशन एंड इवन कैडर एलोकेशन। ओके, चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। चलिए साथियों, अभी यहाँ पर हमने सर से बात करी, आगे का देखते हैं। जो इनकी क्लासरूम है वहाँ भी हम जाके बात करेंगे, कुछ फैकल्टीज़ अगर अवेलेबल होंगे तो उनसे भी जानेंगे किस तरीके से बच्चों की हेल्प करी जा रही है PW सेंटर में, और किस तरीके से अपने आप को डिफरेंट बनाते हैं जब बाकी अदर इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं ऑलरेडी। क्योंकि करोल बाग मुखर्जी में अगर आप जाके देखोगे तो लाखों बच्चों की भीड़ यहाँ पर है, लाखों बच्चे पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर UPSC की तैयारी करने आते हैं। तो चलिए आगे का जो भी है टूर पूरा मैं आपको देता हूँ। तो अभी जैसा कि आपको मैंने अंदर का सारा टूर दे दिया है, इनका जो मेंटोर्स है उनसे भी जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। साथ में ही आप देखोगे यहाँ पर बगल में एक बिल्डिंग है, वहाँ इनकी कंटेंट टीम और इवोल्यूशन टीम बैठती है। चल के उनसे भी बात करेंगे, उनके हेड अगर मिल पाएंगे तो उनसे भी बात करेंगे कि इनके कंटेंट में किस तरीके से अलग से वैरायटी आया है, किस तरीके से इनका कंटेंट बेस्ट है, क्योंकि इनकी बहुत सारी मैगजीन बहुत फेमस है। तो उनके बारे में भी जानेंगे और इनके एवेल्यूएटर से भी हम बात करेंगे किस तरीके से बच्चों की वो हेल्प कर रहे हैं। चलिए आप इधर भी चल के देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि अंदर आएंगे तो आप देख सकते हो ओनली आईएएस का सारा कंटेंट यहीं पर तैयार किया जाता है। जो अच्छे अच्छे मैगजीन्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कंटेंट आपको देखने को मिलता है, सारी टीम यहाँ पर काम कर रही है। तो इनके जो हेड है उनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके से ओनली आईएएस का कंटेंट इनको हटके बनाता है बाकी अदर कंटेंट्स। इनकी मैगजीन भी बहुत सारे फेमस हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे चीज़ें बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। जो भी इनके हेड हैं उनसे भी हम बात करेंगे, वो कन्वर्सेशन आप जरूर देखना। तो एक बार इनकी एवोल्यूशन टीम के जो हेड हैं कुमार लव सर, उनसे भी आपको मिलवा देता हूँ, जान लेते हैं उनसे भी किस तरीके से बच्चों की हेल्प कर रहे हैं एवोल्यूशन टीम के सर। हेलो सर। हेलो सर। कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया। सर किस तरीके से जो एवोल्यूशन टीम है आपकी किस तरीके से काम करती है, बच्चों के लिए कैसे? तो सबसे पहले जब हमारे पास कुछ कॉपीज़ वगैरह आती हैं, बच्चे जो अपने आंसर्स लिख के हमारे पास सबमिट करते हैं, तो हम उसे इवैल्यूएटर्स के पास भेजते हैं। हमारा मेन एम ये होता है कि हमने इवैल्यूएटर्स को कुछ इस तरीके से ट्रेन किया है कि वो इवैल्यूएटर्स चेक करते हैं कि कितने जेन्युइननेस के साथ वो आंसर्स लिखे गए हैं। सो हमारा मेन एम ये है कि जब वो आंसर्स चेक हो, इवैल्यूएट हो, उसके बाद उस बच्चे को, जो स्टूडेंट्स ने आंसर लिखे हैं, उसको एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव एक फीडबैक मिले, सजेशन मिले एज टू क्या उसने अच्छा लिखा है, क्यों वो चीज़ अच्छी है, क्या उसमें और बेटर हो सकता था, अगर कोई चीज़ सही नहीं लिखी गई है तो उसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते थे, क्या वहाँ पर स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज होने चाहिए थे। हमारा मेन एम ये है बेसिकली कि फाइनली जब वो कॉपी वापस बच्चों के पास जाए तो उसको किसी और मॉडल आंसर या फिर बुक्स या रेफरेंस मटेरियल्स के पास जाने की जरूरत ना पड़े। दैट पर्टिकुलर कॉपी शुड बी एंड इन इटसेल्फ। उसको हर चीज़ वहीं से पता चलनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या मेरे मिस्टेक्स हैं, क्या क्या मेरे पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, और हर एक का सॉल्यूशन भी उसको उसी कॉपी के अंदर से मिल जाएगा। ये सारी चीज़ तो सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी कर रहे हैं, तो आपका ये कैसे हटके, किस तरीके से एक्स्ट्रा सपोर्ट है बच्चों के लिए? सबसे पहली चीज़ तो ये कि मार्केट में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी इवैल्यूएशन वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल ये है कि उसमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स बहुत कम है। हमने यहाँ पर ये इंश्योर किया कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स का जो नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज होता है। सो वी आर फोकसिंग नॉट जस्ट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इवैल्यूएशन बट ऑन क्वालिटी ऑल्सो। हमारा फोकस यहाँ पे क्वालिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर सजेस्टिव फीडबैक्स देते हैं, कमेंट्स देते हैं, जिससे कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब हम उन्हें सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या सही क्या गलत, बट अगर कुछ गलत है तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है वो हम उससे देर एंड देर वही बताते हैं। मतलब वो कॉपी जो है वो अपने आप में एक कंटेंट मटेरियल का भी काम करती है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मार्केट। ओके, जो फ्रेशर बच्चे आते हैं आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं किस तरीके की नॉर्मल जनरली क्या मिस्टेक्स उनकी रहती हैं? सो फ्रेशर्स जब भी आते हैं दे आर ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने आंसर्स को लिखने का, वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होता है कि हम उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं जो
बच्चे अभी तक क्वेश्चन की डिमांड को समझ नहीं पाए हैं। सो हमारे यहाँ पर अप्रोच चेंज होते हैं। ऐसे बच्चे जो अभी तक क्वेश्चंस की डिमांड को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको हम डिमांड समझाने की कोशिश करते हैं। वी डोंट गिव देम कंटेंट स्ट्रेट अप। डायरेक्टली कंटेंट देने का मतलब नहीं है, बिकॉज उसको यूज नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, राइट। तो हम उन्हें डिमांड समझाते हैं, हम उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स देते हैं एज टू क्या वो मिस कर रहे हैं। देन देयर इज अ सेकंड ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स जिनको ये तो समझ आ गया है कि फीडबैक्स क्या है या फिर डिमांड क्या है, बट वो कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को हम कंटेंट देते हैं। ऐसे बच्चों को हम बताते हैं कि डिमांड के साथ साथ में आपको किस तरीके से कंटेंट का अलाइनमेंट करना है, वो वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों जो नए एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं तो उनके लिए क्या कहोगे लास्ट? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप इसको लिखते रहिए, आप अपने आंसर्स को लिखिए, बिकॉज आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है यूपीएससी का। और अगर आप यूपीएससी मेंस में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं या फिर आप फाइनल रैंकिंग अच्छी करनी चाहते हैं, तो उसमें मेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जितने अच्छे तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग के ऊपर कमांड लाइएगा, उतने अच्छे तरीके से ही आप अपने आंसर्स को और बेटर बना सकते हैं और बेटर स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच। ये थे कुमार लब सर, जो कि इनके एवोल्यूशन टीम को हेड करते हैं। तो आगे चलते हैं, अभी उनके कंटेंट राइटिंग जो एकेडमिक टीम के हेड हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से इनका ये सारा कुछ रहता है। ओके, सो अभी हम संग्राम सर की केबिन में चलते हैं, जो कि ओनली आईएएस के एकेडमिक टीम को हेड करते हैं। तो उनसे जानेंगे किस तरीके से उनकी जो मैगजीन बहुत फेमस है यूपीएससी कैटेगरी में, तो जानेंगे किस तरीके से उन मैगजीन को डिफरेंट बनाते हैं अदर इंस्टीट्यूट से। तो चलिए सर, कुछ काम कर रहे हैं, अभी आके मिलते हैं। हेलो सर। हेलो। कैसे हो सर? बढ़िया, बस आप बताओ। ओके सर, मैं अभी आपका ओनली आईएएस का टूर करवा रहा था, तो मैंने कहा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो कुछ मैगजीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत चर्चा का विषय रहता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच में। तो कौन से वो मैगजीन्स हैं और किस तरीके से आप उनको डिफरेंट बनाते हो, क्यों इतना फेमस है? ठीक है। पहले तो मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ कि कौन कौन से मैगजीन्स या कौन कौन से कंटेंट टाइप्स हैं। तो देखिए, एक तो मंथली मैगजीन निकलता है करंट अफेयर्स का। उसके अलावा अगर मुझे पूछोगे तो प्रीलिम्स के टाइम हम लोग 2 मैगजीन्स निकालते हैं। एक है उड़ान, जो प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक कंटेंट कवर करता है, और एक है उड़ान 500, जो पिछले 500 दिनों का करंट अफेयर्स का कंटेंट कवर करते हैं। उसके बाद जैसे अभी मेंस चल रहा है, तो आपने मार्केट में भी देखा होगा, प्रहार मैगजीन्स हमारी अवेलेबल है। तो प्रहार क्या होता है? प्रहार में जो भी हाईली प्रोबेबल टॉपिक्स हैं इस मेंस के लिए, वो सारे करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक वाले कंटेंट इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा हमारी कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग के लिए बुक्स भी हैं, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके लिए हम लोग ये बुक्स प्रोवाइड करते हैं। आप ये बताओ सर, ये इतना फेमस क्यों है? आपने अभी तक वो जवाब नहीं दिया। और दूसरा सर, कि बच्चों को क्यों प्रेफर करना चाहिए मैगजीन, जो नए बच्चे अभी आपको देख रहे हैं? तो पहला ये है कि ना, इतना फेमस क्यों है, तो वही उसके पीछे की जो मेहनत है उसी की वजह से। मतलब कोई भी कंटेंट जो बनता है उसके लिए एक्सटेंसिव रिसर्च होता है वो बनाने से पहले। मैगजीन कहाँ पे अवेलेबल रहती है, कहाँ से? अगर जैसे बच्चा बाहर है, दिल्ली में नहीं है, कहीं बाहर से देख रहा है, कैसे वो मंगवाता है? तो पीडब्ल्यू का जो स्टोर है वहाँ पे भी ये अवेलेबल रहती है, और हम लोग ये ट्राई करते हैं, इसमें से बहुत सारी मैगजीन्स हैं लोकल बुक स्टॉल्स में भी अवेलेबल है, इसका ट्राई करते हैं। तो लोकली जो भी फेमस एरियाज है, जैसे पुणे में सदाशिव पेठ होगा, तो वैसे एरियाज में यहाँ पे करोल बाग, मुखर्जी नगर, तो ये एरियाज में भी वो अवेलेबल रहते हैं बुक स्टॉल्स पे। और उसके अलावा अगर कहीं पे नहीं अवेलेबल है तो ये सारे स्टूडेंट्स पीडब्ल्यू स्टोर से उनको परचेस कर सकते हैं। जो नए बच्चे अभी आपको देख रहे हैं, उनके मन में क्या होता है? शुरुआत में कोई भी एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी करता है, तो उसको कंफ्यूजन बहुत होता है कंटेंट को लेकर, कि कौन सी किताबें पढ़ना है, क्या कौन सी टेस्ट सीरीज लगाना है। तो वो कैसे कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं? देखिए, पहला जो भी कोई स्टूडेंट होता है उसको 2 ही चीजें मानी जाती है कि वो 2 ही चीजों से स्टार्ट करना चाहिए। पहला है एनसीईआरटीज पढ़ो। एनसीईआरटी 6 to 12, जैसे मैंने अभी बता दिया, हमारे एक और प्रोजेक्ट चल रहा है एनसीईआरटीज का समरी, क्योंकि कई बार कैसे डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए कि 50 के आसपास एनसीईआरटीज है जो इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको अभी पढ़ लिया, दोबारा जिंदगी में कभी नहीं पढ़ेंगे। एक बार पता है कि टिक बॉक्स लगाना जरूरी है, एनसीईआरटी पढ़ना है, इसलिए तो यही समस्या को दूर करने के लिए वी आर ब्रिंगिंग आवर न्यू एनसीईआरटी बुक सीरीज, कि जिसके अंदर हम लोग ये समरी कर रहे हैं। तो दैट अपार्ट, तो पहला काम होगा एनसीईआरटीज पढ़ो, जो भी आपने पढ़ा है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और दूसरा है पीवाईक्यूज को देखना है। तो पीवाईक्यूज इसीलिए क्योंकि हर चीज बोला जाता है कि ना, एवरीथिंग अंडर द सन कम्स अंडर यूपीएससी सिलेबस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर पीवाईक्यूज पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो द थीम्स ऑन विच यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन। इवन ऐसे पेपर में भी आप थीम्स आइडेंटिफाई कर पाओगे कि विमेन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडियन डेमोक्रेसी पे, इकोनॉमिक्स पे, आईआर पे, ऐसे थीम्स, हर सब्जेक्ट के अपने अपने थीम्स हैं। तो वो समझ लो पहले, तभी आप आगे की, मतलब आपकी जो जर्नी है वो आसान हो जाएगी। ये मेरा मैसेज है
नए बच्चों के लिए कि कैसे अभी करना। मेंस आ गया, कुछ ही दिन बाकी है। ठीक आप है। सर इतने सालों से इस फील्ड में हो, आप देख रहे हो सारी चीजें, तो आप क्या कहना चाहोगे जो बच्चे इस जो एंड मोमेंट पे कोई मिस्टेक्स ना करें? बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियां कर लेते हैं जो उनका एग्जाम खराब हो जाता है। अभी क्या ऐसे पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल 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 बता देता हूँ मैं कि अभी देखिए मेंस जो भी बच्चा है अभी अपियर कर रहा है, उसके अगर जो भी टाइम बचा है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होगा आज से लेके मेंस तक, यानी कि 14 तारीख तक, तो अब कैसे बिहेव करना चाहिए, और बिल्कुल 15 तारीख को जब मेंस शुरू होगा तो उस वक्त उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो पहले तो ये जो टाइम है बिल्कुल भी अपने खुद के ऊपर ध्यान दे दो। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जो सारी चीजें है, क्या आपको प्रॉपर स्लीप मिल रही है, आप क्या प्रॉपर खाना खा रहे हैं, इन सब चीजों पे ध्यान दे दो। मैं अपने एक्सपीरियंस से यूपीएससी के बता देता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको बिल्कुल चीजें याद आएंगी। जो आपने जनवरी फेब में पढ़ा था वो भी याद आएगा, बचपन में कभी आपने कोई चीज नोटिस की होगी तो वो एग्जामिनेशन हॉल में आ जाती है यार। टेंशन कब रहता है? अभी कि क्या मेरा सब कुछ रिवाइज नहीं हुआ है, मेरा पॉलिटिकल साइंस अगर ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो बिल्कुल ये पेपर 1 का मेरा रिवीजन कम हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी बिल्कुल 7, 8, 9 घंटे जो पढ़ना है वो पढ़ लो। एग्जामिनेशन हॉल में सारी चीजें याद आएंगी, जो आपने क्लास किया होगा, जो आपने कभी फील किया होगा, तो वो सारी चीजें याद आएंगी। तो पहले टाइम ये ध्यान रखो, और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल वही एक कॉन्फिडेंट रहो, नई चीजों को अभी हाथ मत लगाओ बिल्कुल भी, और पेपर कंप्लीट करना है और टू द पॉइंट आंसर करो। जो पूछा है वही कर लो, नहीं तो जो पूछा है उसके अराउंड मतलब कहानियां नहीं लिखो। यही सारी चीजें उन दिनों में कर लो, तो मतलब यू विल बी थ्रू द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे संग्राम सर, जो कि कंटेंट टीम को ऐड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे चलते इनके क्लासरूम वगैरह वो भी हम विजिट करेंगे और सारी चीज़ भी प्रूव करेंगे, और इनकी अगर फैकल्टी कोई हमें अवेलेबल मिलेगी तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो साथियों, ये है PW ओनली IAS का ऑफलाइन सेंटर। यहीं पर सारी क्लासेस अंदर कंडक्ट कराई जाती है। आप देख सकते हो ये बैनर लगा हुआ है, सुमित रेवाड़ी सर का ये पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुए हैं। अगर आप इधर देखोगे तो इधर ओनली IAS वाई फिजिक्स वाला ये पूरा बोर्ड लगा हुआ है, सामने लिखा ही है बड़े बड़े अक्षरों में ओनली IAS वाई फिजिक्स वाला। तो अंदर चलेंगे, देखेंगे, जानेंगे, और कुछ फैकल्टीज़ होंगे उनसे भी बात करेंगे, कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। बच्चों का रिव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वो PW के साथ जुड़कर अपनी UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस है, और मेंटरशिप प्रोग्राम से किस तरीके से उनकी हेल्प हो रही है, सब चीज़ हम जानेंगे। चलिए हमारे साथ अंदर। ओके, सो अभी हमारे साथ है क्लासरूम के स्टूडेंट्स। इनसे फीडबैक लेते हैं कि किस तरीके का इनका एक्सपीरियंस रहा है क्लासेस में। ओके, सो आज जैसे आप क्लास कर रहे थे, तो ये कौन सा बैच है वैसे ये बताएंगे? ये बैच 6 है। मेरा बैच 5 है। तो दोनों लोग साथ में ऐसे कैसे हो गया? ये कुछ क्लासेस जो हैं बैच 5 की पहले हो चुकी थी, जैसे हमारे इकोनॉमिक्स है, फिर इनकी क्लास जब स्टार्ट हुई तो अगला बैच चालू हुआ हिस्ट्री का। ओके, सो जनरली जो फैकल्टीज़ हैं वो कैसे लगते हैं आपको? काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ है, और नॉट ओनली फैकल्टी, इवन द मेंटर्स, दे आर अमेजिंग, एक्सेप्शनली वेल। क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में जो मेंटर्स का रोल रहता है वो ज़्यादा महत्वता का रहता है, और इधर के जो मेंटर्स हैं, इवन लाइब्रेरी के अंदर आपको मेंटर्स का एक्सेस मिलता है। हाँ, जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है तो उसके नोट्स मिलते हैं, फिर आप खुद से नोट्स बनाते हैं? इधर भी टाइम दिया जाता है? रनिंग नोट्स का बिल्कुल टाइम दिया जाता है, सर खुद डिक्टेट करवाते हैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, और इवन क्लास के बाद भी कुछ आवर्स बाद क्लासरूम के नोट्स भी अपलोड होते हैं। ओके, मार्केट में और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो आपने PW IAS क्यों ज्वाइन किया? ओनली IAS, सॉरी। Well, the main reason why I joined PW Only IAS is the mentorship that they provide, which is different from the other institutes. My reason was little different. CTR मॉडल है यहाँ पे, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हमें रिवीजन भी करने के लिए मिलता है हर रोज़, प्लस जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं डेली वो भी काफ़ी अच्छा है, जिससे हमारी प्रैक्टिस होती रहती है हमेशा। तो ये मेरे को मेथड काफ़ी अच्छा लगा। ओके, अब मैंने बहुत सारी कोचिंग के अंदर ट्रायल्स लिए थे 3-3 दिन के, तो उसके हिसाब से जब मैंने देखा तो मुझे ये कोचिंग ज़्यादा सही लगी,
इसलिए मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया। ओके ग्रेट। बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हमारे साथ है क्लास के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट ना। हाँ ना वैसे ऐसे ही है ना, वैसे लग भी रहे हो यार आप। अच्छा तो जब इंटेलिजेंट हो तो भाई कैसा लग रही है क्लास ज्वाइन करने की? फिर जरूरत ही नहीं थी फिर आपको तो। हाँ नहीं वैसा कुछ भी नहीं है। देखो अगर एक एग्जाम जैसे यूपीएससी एग्जाम है उसका सिलेबस इतना वास्ट है तो तुमको इतने बड़े रिसोर्स के पूल में ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कितने तक रुक जाना चाहिए। क्योंकि आई हैव सीन मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे अटके रहते हैं। बेसिकली द मेंटर्स आर हियर, द टीचर्स आर हियर टू टेल अस दैट तुम लोगों को स्पेशलाइजेशंस नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड जनरलाइजेशन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो वो कहाँ तक रुकना है वो बहुत अच्छे तरह से ओनली आईएएस मेरे अंदर ये कर रहा है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक that every aspirant needs here. ओके, अभी आपने जनरली बोला कि क्या नहीं पढ़ना है ये बताया जाता है, तो क्या नहीं पढ़ना है? एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है ना, एनसीईआरटी नहीं। जैसे पूल ऑफ रिसोर्सेस है कि आप मटेरियल्स जहां चाहे वहां से मिल जाता है, बट जो मटेरियल सही है, मटेरियल्स तो सारे सही है और सारे अच्छे ही है, बट कुछ कुछ में ज्यादा पॉइंट्स दिए जाते हैं जो कि यूपीएससी के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है। या तो वो ऑप्शनल की चीज हो सकती है या वो कोई और दूसरी चीज हो सकती है, दैट कैन बी इवन ऑफेंसिव एज वेल। कोई वो पढ़ के दे थिंक इन द अदर सेंस एज वेल। बेसिकली इन अ सब्जेक्ट लाइक एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री, ये चीज जानना कि तुम कहाँ तक रुक सकते हो वो बहुत ज्यादा बेहतर है। ये सबसे हार्ड टॉपिक लगता है। यस यस। तो अभी हम PW ओनली आईएएस लाइब्रेरी के बाहर हैं। जैसा कि आप देख सकते हो बैनर लगा हुआ है, अंदर इसमें लाइब्रेरी है ग्राउंड फ्लोर पर ही। तो अंदर बहुत सारे बच्चे अभी मैं जाके देख रहा था पढ़ रहे थे, तो अंदर जाके तो मैं कोई बात नहीं करूँगा, उनको डिस्टर्बेंस होगा। यहाँ पर मेंटर्स भी अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स। कोई डाउट्स आपको होता है तो वो आप सॉल्व कर सकते हो, उनसे वहीं पे पूछ सकते हो। और भी इनकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे और मेंटोर से भी बात करेंगे। अंदर का क्या एटमॉस्फेयर है वो हम आपको सिनेमैटिक शॉट्स लेके आपको दिखा देंगे। अंदर लाइब्रेरी भी आपको दिखा देंगे किस तरीके से सारा चीज़ चल रही है। चलिए अंदर चलते हैं। आप सभी लोगों ने देखा अभी लाइब्रेरी का जो शोट चल रहा था, उसमें सर बच्चों को गाइड कर रहे थे, मेंटोर कर रहे थे। उनके जो भी डाउट्स होते हैं वो सॉल्व करते हैं। जनरली आप लाइब्रेरी में देखते हो कि एक रिसेप्शनिस्ट होता है, बाकी बच्चे अपनी मर्जी से आते हैं जाते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ लाइब्रेरी में मेंटोर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो सर हमारे साथ हैं। तो सर क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। ओके, और सर यहाँ पे बेसिकली आपका क्या काम रहता है? सर देखिए, यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, फैसिलिटी मेंटेन करने के लिए फैसिलिटी मैनेजर है यहाँ पे, और डेली आपकी 24 आवर देखने के लिए जो रिसेप्शनिस्ट है वो बैठे रहते हैं। हम बेसिकली हम यहाँ पे मेंटर्स हैं एकेडमिक डाउट्स के लिए। तो किस तरीके के ज़्यादा डाउट्स रहते हैं बच्चे के? ज़्यादातर देखिए शुरू में अगर बच्चे आते हैं तो जैसे ही बैच शुरू होता है तो शुरू में जो डाउट आते हैं वो जनरली होते हैं कि क्या पढ़ाई में क्या क्या इशू आती है, कैसे पढ़ना है, बेसिकली स्ट्रेटजी कैसे अपनानी है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये सब चीज़ें। फिर जैसे जैसे एडवांस होते जाते हैं तो बच्चों के डाउट एडवांस होते जाते हैं। शुरू में उनको कॉन्सेप्ट एक आध शुरू में ध्यान में नहीं आते किसी सब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमी है तो अगर मान लो उनको मॉनेटरी पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है तो वो आके पहले वो से डिस्कस करते हैं। धीरे धीरे फिर बच्चों के मतलब जो उनको समझ में आने लग जाते हैं तो उनको फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहे, कि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, एक क्वेश्चन उनसे नहीं हो रहे तो वो लेके आते हैं बच्चे। और जैसे कि अभी मैं एंटर किया था तो काफ़ी एटमॉस्फेयर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस लाइब्रेरी का। और बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे वाईफाई हो गया, ये सारी चीज़ें? वो बेसिक फैसिलिटी जो एक बच्चे को चाहिए होती है पढ़ाई से रिलेटेड, कि एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है कोई भी आपको किसी भी जगह पे, और बेसिक इसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटी है लाइक वाटर, उसके अलावा वाईफाई है, उसके अलावा आपको कोई भी रिक्रिएशन जो चीज़ें चाहिए होती है वो बाहर से ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग से रूम है। अगर लंच करना है बच्चे वहाँ पे कर सकते हैं। वॉशरूम अवेलेबल है,
वो सब बेसिक फैसिलिटी जो पढ़ाई में एड करते हैं वो सब अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, जैसे कि आप लगातार यहाँ पर देखते भी होंगे, जैसे अभी क्लास चल रही है उनके, तो बच्चे बहुत कम हैं, तो जनरली कितने घंटे एक स्टूडेंट यहाँ पर लाइब्रेरी में निकालता होगा? जनरली ऐसा होता है कि पीडब्ल्यू में जैसे क्लास चलती है जितनी भी, तो 3 to 3.5 आवर ऑफलाइन क्लास चलती है। उसके अलावा आपका जो भी क्लास होती है वो ऑनलाइन हो जाती है, जैसे ऑप्शन में ऑनलाइन क्लास होती है, तो पर स्टूडेंट यहाँ पे 6 to 8 आवर बैठता ही है। ओके, बहुत सारे बच्चे आपको बहुत दूर दूर से देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो लाइब्रेरी के माहौल के बारे में आपको सब कुछ पता ही है, आप मेंटेन भी सारी चीज़ कर रहे हैं, तो जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उनके लिए आपकी क्या कुछ एडवाइस, क्या मैसेज होंगे? बेसिक मैसेज यही है कि आप जब भी पढ़ते हैं अपने डाउट्स क्लियर करते हुए चलिए, और एक शेड्यूल बनाइए और एक आप कंटिन्यूटी रखिए अपनी पढ़ाई के अंदर कि डेली जिस दिन आपको एक टाइम पे आके बैठ रहे हैं, तो अगली बार भी आके आपको उसी दिन सेम टाइम पे अगले दिन बैठना है आपको, ताकि कंटिन्यूटी बनती रहे और आप एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच सर, नाइस टू टॉक। बहुत बढ़िया। तो साथियों, अभी हमने सारा कुछ आपको टूर दिया, क्लासरूम भी दिखाया, लाइब्रेरी भी दिखाया, और शुरुआत जहाँ से हमने करी थी एक्सपीरियंस सेंटर, वहाँ आपको फ्री आपने इनरोल किया है नहीं किया है, आप कहीं से भी आते हो, कैसे भी आते हो, वहाँ पे आपको फ्री मेंटोर अवेलेबल रहते हैं जो आपको गाइड करते हैं। जैसे भी आपकी प्रॉब्लम होती है, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ऑप्शनल लेने में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपके अंदर, आपको ऑप्शनल कौन सा लेना है, उसमें भी गाइड करते हैं, सारी चीज़ें जो यूपीएससी से रिलेटेड होती है। लेकिन अभी हमारे साथ पीयूष सर हैं और शिवांशु सर हैं, जो कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम को एक्चुअली में हेड करते हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि एक्चुअली में ये किस तरीके से हटके और कैसे बेस्ट है अदर इंस्टीट्यूट से, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट क्या दे रहे हैं बच्चों को, और किस तरीके से रन करता है पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम। तो हेलो सर। हाय सर, कैसे हो आप? बहुत अच्छा है। तो सर, मैं यही जानना चाहूँगा कि पूरा प्रोग्राम कैसे रन करता है और आप किस तरीके से बच्चों को सपोर्ट कर रहे हो? देखिए, ये प्रोग्राम मल्टीपल लेवल्स पे रन कर रहा है। तो हमारी जो जर्नी स्टार्ट होती है, दैट स्टार्ट्स विद आवर एडमिशन। तो जैसे कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उनको इनिशियल प्लानिंग कैसे रखनी है, और जो भी उनका जर्नी होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, कैसे प्लान करेंगे, शॉर्ट टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स, ये बताते हैं। आफ्टर दैट वी टेक रेगुलर फॉलोअप्स। तो फॉलोअप्स में हम लोग बेसिकली उनको जो भी उनका प्रोग्रेस है वो ट्रैक करते हैं, और अकॉर्डिंगली हर स्टूडेंट के लिए एक टेलर्ड प्लान बनाते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ मेंटरशिप इज व्हेन स्टूडेंट्स रीच आउट ऑन देयर ओन। तो रीच आउट करने का है हमारे पास बहुत सारे मीडियम्स। एक है कि क्लास में मेंटर है, आपने लाइब्रेरी कवर किया, वहाँ पे मेंटर्स दिखे होंगे आपको। अदर देन लाइब्रेरी, जब ये लोग इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो वी हैव गूगल फॉर्म्स। तो गूगल फॉर्म्स एंड ऐप पे ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं, विद इन 24 आवर्स एक मेंटर रीच आउट करता है। फॉर एवरी क्लास वी हैव ग्रुप सेशंस। तो इन ग्रुप सेशंस में मेंटर्स ऑनलाइन जाते हैं ओवर जूम और गूगल मीट, और जो भी बच्चों के डाउट्स हैं, जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, वो प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट कैन बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सपोर्ट ऐसा हो गया जिसमें बहुत ही स्पेसिफिक क्वेरी है, स्टूडेंट नोज कि वो कहाँ अटक रहा है, या क्या उसका सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है, या वो डीमोटिवेटेड है। बट व्हेन यू कम फॉर यूपीएससी, इनडायरेक्ट डाउट्स की क्वांटम बहुत ज़्यादा है। तो इनडायरेक्ट डाउट्स वैसा हो जाता है जब स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, दैट इज वन केस। सेकेंड है कि उसको पता है क्या करना, बट ही नीड्स एन एश्योरेंस। तो व्हेन इट कम्स टू मेंटरशिप प्रोग्राम, तो स्टूडेंट्स में वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करवाते हैं हम लोग। एट द सेम टाइम सारे एकेडमिक डाउट्स कवर करते हैं। अदर देन एकेडमिक्स, अगर उनकी जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, पर्सनल भी आ रहा है, या फिर उनको कुछ भी ऐसा लग रहा है दैट इज समहाउ इम्पैक्टिंग देयर यूपीएससी प्रिपरेशन, तो मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 हमारे मेंटर्स ऑफिशियली अवेलेबल रहते हैं। इवन आफ्टर दैट ओवर व्हाट्सएप एंड कॉल वी आर अवेलेबल टिल लेट नाइट्स। तो कभी भी रीच आउट करो, आप लोग डाउट्स क्लियर कराओ, एंड वी आर देयर टू हेल्प। तो हमारा बेसिक पर्पस ये है कि आपकी जर्नी को जितनी ईजी बना सके और जितना सिंप्लीफाइड बना सके, एंड यू टेक लाइक वी कैन टेक यू टू अ सक्सेस पाथ एट एन ईजियर वे। तो सर, जैसे कि इस जर्नी में सर ने बताया बहुत स्ट्रेसफुल जर्नी रहती है, आप मोटिवेशन के तौर पर भी उनको सपोर्ट करते हो और उनकी पर्सनल जो क्वेरीज हैं वो भी आप सॉल्व करते हो। तो जनरली किस तरीके की नॉट स्ट्रेसफुल, टू बी वेरी फ्रैंक। स्ट्रेसफुल वुड बी अ रॉन्ग वर्ड हियर। जब कोई बच्चा यूपीएससी एस्पिरेंट रहता है एंड ही वांट्स टू कम्पीट, इट्स चैलेंजिंग। सो चैलेंजिंग वुड बी अ बेटर वर्ड देन अ स्ट्रेसफुल वर्ड। मतलब स्ट्रेसफुल थोड़ा सा निगेटिव सेंस में लगता है, तो कुछ लोगों को ये चैलेंज पसंद है।
ओके, फिर आपके पास जनरली जैसे मैंने स्ट्रेस वर्ड बोला तो सर ने उसको Challenging से replace कर दिया। तो चैलेंजिंग से रिप्लेस कर दिया। तो बाहर तो लोगों को वो स्ट्रेसफुल ही दिखता है, लेकिन आप उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड हो एस्पिरेंट से, उनकी जर्नी डीपली देख रहे हो कैसे वो उनका यहाँ पर रूटीन रहता है, वो सब कुछ रहता है। तो जनरली एक एस्पिरेंट्स की किस तरीके की क्वेरीज आपके पास आते हैं सब्जेक्टिव से हटके, क्योंकि सब्जेक्ट वाले तो वो टीचर से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्लास में, बाद में भी टीचर से मिल सकते हैं। आपके पास इस तरीके के किस तरीके की क्वेरीज ज़्यादा रहते हैं बच्चों? देखिए, एक मेंटोर में और एक स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है कि जिस बात पे स्टूडेंट जा रहा है उस बात को मेंटोर कवर कर चुका है मल्टीपल टाइम्स, तो वो उसको बता सकता है कि इस बात पे चलने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए इनिशियल स्टेज में पता होना। ये उनका बहुत टाइम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बचा सकता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि कोई नहीं चाहता कि वो 2-3 साल तक प्रिपरेशन में कंटिन्यू चाहे। हर कोई चाहता है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर करना है तो वहाँ पे मेंटोरशिप वाला फैक्टर बहुत ज़रूरी है। आपको मेंटोर से रेगुलर इंटरेक्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। अब डाउट्स हमारे पास किस तरह के आते हैं? डेफिनेटली एकेडमिक डाउट्स आएंगे ही। क्लास में जो डाउट्स स्टूडेंट्स के कैटर नहीं होते हैं वो मेंटोर के पास आते हैं। उसके अलावा स्ट्रेटजी से रिलेटेड अगर वो अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रहे हैं, मेंटोर उनकी प्रिपरेशन को ट्रैक करता है। अगर कंटिन्यू उनके टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो मेंटोर उनसे बात करेगा कि टेस्ट में कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आपको बाहर से भी देख रहे हैं जो दिल्ली में तैयारी नहीं करते हैं, अपनी होम टाउन पर रह के तैयारी कर रहे हैं, कोई घर से तैयारी कर रहे हैं। जनरली आपको क्या लगता है, बहुत सारे बच्चों के मिस्टेक्स भी आप देख पाते हो कि एस्पिरेंट्स ऐसी ऐसी गलतियां कर रहा है, उनको भी आप सॉल्व करते हो, उनको गाइड करते हो कि ऐसा ऐसा नहीं करना आपको। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स, नंबर ऑफ मिस्टेक्स आप बताना चाहो जो नए एस्पिरेंट्स को नहीं करनी है अपनी जगह? देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हमें बाहर से देख रहे हैं उनको सबसे पहला मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि PW ओनली IAS मेंटोरशिप सिर्फ अपने ही ऑर्गेनाइजेशन या अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को नहीं देता है, वो हर UPSC एस्पिरेंट को फ्री मेंटोरशिप देता है। फ्री मेंटोरशिप, एंड फ्री मींस रियली फ्री। तो ये PW ओनली IAS का गोल है। उसके लिए हर UPSC एस्पिरेंट इम्पोर्टेंट है, हर UPSC स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर उनको कुछ भी प्रिपरेशन आती है तो वो PW ओनली IAS टीम से कनेक्ट करें। वेबसाइट पे भी, ऐप पे भी टोल फ्री नंबर्स अवेलेबल हैं, तो उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको एक डायरेक्शन मिल सके। क्योंकि दूर रह के फिर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करके उनको ये पता चले कि ये मुझे करना था, ये नहीं करना था, उसमें बहुत समय चला जाएगा। उससे बेटर है कि एक मेंटोर से कनेक्ट रह के अपनी डायरेक्शन को स्ट्रीमलाइन कर लें और जो बात उन्होंने बताया उस पर चल के एग्जाम क्लियर करें। वो बात ठीक है, लेकिन अभी हम 2 मेंटोर के सामने ही बैठे हैं, तो क्यों ना इस वीडियो में भी उनको कुछ ऐसी 2 बातें बता दी जाए कि वो जनरली बहुत ज़्यादा करते ही हैं एस्पिरेंट्स, तो उनको वो उन पे ध्यान रखना है। देखिए, 2 बातें मैं ये बोलूँगा जो गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स, कि वो लोग किसी सब्जेक्ट के साथ अगर जा रहे हैं तो उनको ये समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, तो क्या पढ़ना है ये तो इम्पोर्टेंट है, साथ में ये समझना होगा कि क्या नहीं पढ़ना है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा है कि बहुत बच्चों को लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम का सिलेबस डिफ़िकल्ट नहीं है, वास्ट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें डिफ़िकल्टी क्वेश्चन के लेवल्स नहीं है। आफ्टर ऑल सबके लिए सेम पेपर आ रहा है, तो अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए है। सो यू आर नॉट कम्पीटिंग अगेंस्ट UPSC, यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट योर पीयर्स जो साथ में एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना, हाउ कैन यू बी बेटर देन अदर्स, ये आपका फोकस होना चाहिए। इसके साथ हमारा CTR मॉडल है। तो CTR इज क्लास टेस्ट एंड रिवीजन। तो बच्चे क्या करते हैं कि क्लास तो कर लिया, उन्होंने रिवाइज भी कर लिया, बट टेस्ट देने से बहुत ही ज़्यादा बचते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो है इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। 60% आप बोल सकते हो कि कंटेंट है, बट 40% इज हाउ यू अप्लाई दैट कंटेंट। तो अब फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ लिया थ्रू आउट द ईयर, बट उसने कभी टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया। सेकेंड बच्चा है जिसका कंटेंट 80 to 90% इन कंपैरिजन टू द अदर स्टूडेंट है, ठीक है। बट अब ये दोनों बच्चे जा रहे हैं, तो सेकेंड बच्चा जिसने टेस्ट दिया रेगुलरली, जिसने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, जिसने इनपुट्स लिए हैं मेंटर्स से, अपने फैकल्टीज से, उनका compete करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा बच्चों को। थैंक यू सो मच सर, नाइस टू टॉक टू यू।
थैंक यू सर। ओके अभी तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। बाकी सारा कुछ हमने PW ओनली IAS के बारे में इस वीडियो में कवर किया है। जो भी आपको डाउट रह जा रहे हैं तो उनके लिए हम कुछ इनके लिंक्स वगैरह कॉन्टैक्ट्स या फिर जो भी लिंक्स हो प्रोवाइड करवाएंगे वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप रीच आउट कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में ही हो तो इनका एक्सपीरियंस सेंटर आप आके विजिट कर सकते हो, सारा कुछ आप खुद से पर्सनली देख सकते हो। और टॉपर स्टॉक सीरीज चल रही है, उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आपसे भी लोगों को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम ऑफिसर सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, फिर UPSC टॉपर से तो लगातार मिलते ही रहते हैं। ऐसे वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।